हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो मिस्र पर अभियान है। एक्चुअली में ये नेपोलियन बोनापार्ट का बड़ा ही उल्लेखनीय जो है वो एक अटैक था इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर। तो चलिए आज हम लोग इस मिस्र पर अभियान के बारे में जानेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये संभवतः पिरामिड्स का युद्ध से संबंधित है। तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज बड़ा ही रोमांचक टॉपिक है हम लोगों के सामने। हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके विजय अभियानों के बारे में हम लोग लगातार पिछले कुछ क्लासेस में पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने उसके विजय अभियान के बारे में देखा। आज मिस्र पर विजय अभियान, इस पर बात होनी है। तो बच्चों तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आप लोगों की जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली में अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप है बच्चों, तो इसको डाउनलोड करना बड़ी ज़रूरी है। मैं हर एपिसोड में मैं हर क्लास में मैं हर क्लास में ही आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर मेरा नाम सर्च करिए। इसको डाउनलोड करने के बाद MOHDNADIM, ठीक है। और यहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी कोई भी क्लास होगी ना अनअकैडमी के ऐप पर, वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। मेरी कोई भी क्लास होगी अनअकैडमी के ऐप पे, उसके बारे में आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये है अनअकैडमी के वो टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के ऐप पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो आप इनसे क्लासेस कर सकते हैं अनअकैडमी से जुड़ के। यहाँ पर बच्चों आज थोड़ा सा मैं बात करूँगा, 1 से 2 मिनट आपका लूँगा मैं अनअकैडमी के बारे में, कि अनअकैडमी जिस तरह से यूट्यूब पर अपनी क्लासेस चलाती हैं उसी तरह से अनअकैडमी का अपना एक रिजर्व चैनल है। अनअकैडमी जिस तरह से यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाती हैं उसी तरह से अनअकैडमी का अपना एक रिजर्व चैनल है बच्चों, जिस पर एडमिशन लेकर आप एक जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और लगातार मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताता आ रहा हूँ। यहाँ पर बता रहा हूँ कि अनअकैडमी पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 प्लान है ना बच्चों। सबसे बड़ी चीज़ है कि अनअकैडमी पर आप क्यों जाएंगे, क्यों एडमिशन लेंगे, आखिर क्या अलग बात है इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडमिशन लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप अनअकैडमी के ऐप पर मनचाहे एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि प्रीलिम से लेकर और मेन और इंटरव्यू तक की जो पढ़ाई है आपकी अनअकैडमी के ऐप पर होगी, है ना। इसके अलावा ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, साथ में भारत का ये सबसे बड़ा चीपेस्ट प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये है कि आप अगर अनअकैडमी के ऐप से जुड़ते हैं, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर आराम से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक जो प्लान है ये प्लस प्लान है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है ना। प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का मतलब एक्चुअली में एडमिशन होता है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप प्लस में एडमिशन लेते हैं तो 1 महीने से लेकर 3 साल तक का यहाँ एडमिशन प्लान दिया गया है। अब सिविल की तैयारी आप कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर यह है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है, तो आप रेफरल कोड की जगह यूज़ करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। आगे बढ़िए बच्चों।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो सबसे शानदार है। अनअकैडमी पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे द बेस्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, पहली चीज़ ये है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो इसमें कोच या गाइड मिलेगा, ठीक है ना। प्लस की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, साथ में कोच या गाइड आपको मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1 साल से लेके 2 साल और 3 साल तक का एडमिशन प्लान यहाँ पर मौजूद है। रेफरल कोड यूज़ करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए और अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से जुड़ने की कोशिश करिए। बच्चों एक बात मैं कहूँगा कि अनअकैडमी का सबसे बेस्ट जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, सबसे बेस्ट जो एडमिशन प्लान है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है। यही वजह है कि ये इतना ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड में है, इतना ज़्यादा ये ट्रेंड में है, इतना ज़्यादा इसका डिमांड है बच्चों की, इसकी जो प्राइस है वो हाइक होने जा रही है, इसकी प्राइस जो है वो बढ़ने जा रही है। तो देर किस बात की है, जुड़िए अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया है। उसके लिए अलग से उसने यहाँ पर प्लान बनाया है कि आप अनअकैडमी पर अगर आप केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई दूसरा मतलब आपको जनरल स्टडीज के लिए पैसा नहीं देना, आपको केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का पैसा देना है। तो बच्चों यहाँ पर सीधे आप देख सकते हैं, जी हाँ, जनरल स्टडीज के लिए पैसा नहीं देना, केवल ऑप्शनल के लिए पैसा देना है। तो बच्चों यहाँ से आप देखिए 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल तक का जो यहाँ पर प्लान है वो मौजूद है। आप इसमें से जो भी आपके लिए सुटेबल लगे वो प्लान आप ले सकते हैं। रेफरल कोड की जगह यूज़ करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि द मोस्ट कम्पिटिटिव गेमिफाइड UPSC CSE बैटल इज़ हेयर। मतलब यहाँ पर अनअकैडमी पर एक कंपटीशन चल रहा है जिसको हम कम्बैट्स का नाम दे रहे हैं, जिसे हम कम्बैट्स के नाम से जानते हैं। बच्चों इसमें अगर आप भाग लेते हैं तो आपको तमाम तरह के जो इनाम हैं वो मिलेंगे। इसमें अगर आप जिसे हम कम्बैट्स के नाम से जानते हैं, इसमें आप अगर भाग लेते हैं तो आपको ढेरों इनाम मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है बच्चों कि 28 दिसंबर से नए बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। 28 दिसंबर से भी नया बैच शुरू हो रहा है। आपको मैंने बताया था कि 21 दिसंबर से नया बैच शुरू हो चुका है, 28 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आपको नए बैच में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई करनी है तो आप अनअकैडमी पर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए यूज़ करिए रेफरल कोड MNUS 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इस बैच में अनअकैडमी के सबसे सीनियर टीचर लगे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं मुरनाल पटेल सर, सुनील अभिव्यक्ति सर, मधुकर कोटवे सर और सौरभ मिश्रा सर, ठीक है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए पूरे बैचेस के अनाउंसमेंट हुए हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसकी प्राइस हाइक होने वाली है, बढ़ने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं एडमिशन के लिए तो थोड़ा जल्दी करिए। यहाँ पर बच्चों एक और आपको बताऊं मैं कि एक कम्बो सब्सक्रिप्शन का प्लान आया हुआ है अनअकैडमी में, जिसमें जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल आप एक साथ पा सकते हैं। जैसे देखिए 1 साल का अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 9% की छूट है, 2 साल का एडमिशन लेते हैं तो 11% की छूट है, 3 साल का एडमिशन लेते हैं तो 14% की छूट है, और इसमें साथ में MNUS अगर आप यूज़ करते हैं तो 10% आपको और छूट मिलेगा। तो ये जो कम्बो सब्सक्रिप्शन है GS प्लस ऑप्शनल का, ये शानदार है क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको इंक्लूडेड मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ 2020 बच्चों कॉम्बो ऑफर जो है अनअकैडमी ने आपको दिया हुआ है। चूँकि ये साल का आखिरी महीना चल रहा है तो अनअकैडमी जो है वो 2021 के लिए
यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम के लिए पूरा प्लान कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल प्लस पे लेना चाहते हैं तो आपको आपकी फ़ी होगी 70,153 रुपीज़। ठीक है, इसमें भी है कि अगर आप रेफरल कोड MNUS यूज़ करते हैं तो 10% का जो डिस्काउंट होगा वो अलग से मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप आइकॉनिक भी लेना चाहते हैं, अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं, उसमें GS प्लस ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो इसकी फ़ी है 88,705 रुपीज़। और साथ में 88,000 अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसमें GS और ऑप्शनल एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ी है 88,705 रुपीज़ है। आपको मैं बता दूं कि रेफरल कोड की जगह MNUS यूज़ करिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज का जो क्लास है वो आपके सामने है। चूंकि आज की जो क्लास है ये मिस्र पर आक्रमण से जुड़ा हुआ है ना। दरअसल इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर आक्रमण किया, इटली के कई शहरों को उसने जीता, फ्रांस के वैभव को उसने बढ़ा दिया, सारी दुनिया में फ्रांस को उसने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि अब इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस की बात होने लगी थी। ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक सेनापति ही नहीं था बल्कि एक राजा के सारे गुण उसके अंदर मौजूद थे। उसने कई बार जो फ्रांस की सरकार थी, जो फ्रांस की कमांडिंग थी, उसके बातों की अवहेलना भी करी। कई बार उसने फ्रांस की सरकार की बातों की अवहेलना की और उसने सेल्फ डिसीजन लिया। एक्चुअली में बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आइए चलिए देखा जाए कि आखिर मिस्र की तरफ नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के पीछे क्या रहस्य था, इसके पीछे क्या बातें। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने लगातार विजय हासिल कर फ्रांस को यूरोप में इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि अब फ्रांस यूरोप के साथ खड़ा हो गया। अब फ्रांस इंग्लैंड के साथ खड़ा हो गया। अब ये तो भाई इंग्लैंड एक महाशक्ति थी और इंग्लैंड को हराना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट क्या चाहता था? इंग्लैंड को पराजित करना, इंग्लैंड को हराना चाहता था। उसने बड़ी कोशिशें की। एक्चुअली में देखिए कई चीजें थी। एक तो इंग्लैंड समुद्र में एक महाशक्ति था, नेपोलियन बोनापार्ट स्थल का महान सेनापति था, तो इंग्लैंड समुद्र का महाशक्ति था। और उसका जो समुद्र में जो नौ सेनापति था उसका नाम था नेल्सन। मतलब दुनिया के दो महान सेनापति इन दो राष्ट्रों के पास मौजूद थे। ठीक है, कहीं ना कहीं से नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि इंग्लैंड की शक्ति को कमजोर किया जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रतियोगिता मिल रही थी, सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रतियोगिता मिल रही थी तो वो इंग्लैंड था। तो चलिए आइए यहां पर बच्चों हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे इस पहले टॉपिक के बारे में कि फ्रांस के सामने अब सबसे बड़ा जो शत्रु था वो इंग्लैंड था। हेडिंग हमारा है मिस्र पर आक्रमण। हेडिंग क्या है हमारा? मिस्र पर आक्रमण। ठीक है, इसमें जो है हम लोग आज बात कर रहे थे लिखेंगे बच्चों कि नेपोलियन बोनापार्ट को लगातार मिलने वाली विजयों ने फ्रांस को
अंततः इंग्लैंड के सामने लाकर खड़ा कर दिया। फ्रांस के पास जहां स्थल का महान सेनापति था, नेपोलियन था, बोनापार्ट, तो इंग्लैंड के पास विश्व का महान नौसेनापति नेल्सन था। ठीक है, और दोनों ही देशों को अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल थी। अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल थी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोगों ने इसको ब्रॉड वे में लिखा है, बट ये है कि बातें यहाँ पे एकदम साफ साफ मैंने क्लियर कर दी हैं। बातें साफ हो गई हैं कि इस टॉपिक पर हम भूमिका कैसे लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट की लगातार विजयों ने फ्रांस को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट को मिलने वाली लगातार विजयों ने फ्रांस को इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब सीधे सीधे इंग्लैंड और फ्रांस का कंपेयर किया जाने लगा। और आपको पता ही है कि यूरोप में एक समय में ये दोनों ही देश महाशक्ति थे, लेकिन आप ये भी जानते हो कि एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं रह सकती। और जाहिर सी बात है कि जोर आजमाइश, शक्ति परीक्षण अवश्यंभावी हो गया। तो हम यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि इस प्रकार शक्ति परीक्षण अवश्यंभावी हो गया। अवश्यंभावी हो गया। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यह था कि इसको नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। हो गया? चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही रोमांचक टॉपिक है, कोशिश करिएगा क्लास से जुड़ने की। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो है
इंग्लैंड से दो दो हाथ करने के लिए तैयार था। कई बार उसने कोशिश भी की, कई बार इंग्लैंड को पराजित करने की कोशिश भी, कई बार इंग्लैंड को पराजित करने की कोशिश भी की, लेकिन जल्दी ही नेपोलियन बोनापार्ट को इस बात का एहसास हो गया कि इंग्लैंड को स्थल पर पराजित करना बहुत मुश्किल है, तब तक जब तक के उसके जो उपनिवेश है ना उन्हें समाप्त न किया जाए। मेरी बात पर गौर करिएगा बच्चों। नेपोलियन बोनापार्ट की समझदारी का आप अंदाजा लगा लो कि वो कितना ब्रिलियंट माइंड इंसान था। देखो, दो बातें थी यहां। फ्रांस भले ही इंग्लैंड के समान आ गया हो, फ्रांस भले ही इंग्लैंड के समकक्ष आके खड़ा गया हो, लेकिन दोनों में बड़ी भिन्नताएं थी। जहां पर इंग्लैंड एक बहुत बड़े उपनिवेश का मालिक था, भारत जैसा उपनिवेश उसके कब्जे में था, वहां पर फ्रांस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रांस के पास बहुत थोड़े लेवल पे चीजें थी। अगर कंपेयर करोगे जो इटली में विजय मिली या जो ऑस्ट्रिया से इन्होंने कुछ छीना था, बस वही। लेकिन इंग्लैंड के पास बहुत कुछ था। दूसरी चीज ये थी बच्चों कि इंग्लैंड के पास एक शानदार सरकार थी। अगर इन दोनों को आप तुलना करें, एक बेहतरीन सरकार थी इंग्लैंड के पास, जो विजयों को अक्षुण्ण बना के रखने में महारत रखती थी, जबकि फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसी सरकार के लिए लड़ रहा था जो सरकार बेहद कमजोर थी और उसका कोई मजबूत आधार नहीं था। लेकिन फिर भी उसने जिद पाली थी कि मुझे इंग्लैंड को पराजित करना है। और जो चीज वो सोच रहा था, अगर काश कि उसमें वो सफल हो जाता तो वास्तव में इंग्लैंड के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। नेपोलियन को पता था कि इंग्लैंड की जो ताकत है वो ये उसके उपनिवेश है, और जब तक इंग्लैंड के उपनिवेशों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इंग्लैंड को जीतना बड़ा ही मुश्किल है। मुझे एक घटना याद आ रही है, जब चंद्रगुप्त मौर्य लगातार पाटलिपुत्र पर हमले कर रहे थे, लगातार हमले कर रहा था, लेकिन विजय नहीं मिल रही थी। घनानंद का शासन था और नंद वंश के राजा बहुत शक्तिशाली। घनानंद जो है उसमें अपवाद था, घनानंद उसमें अपवाद था, क्योंकि जनता में वो डिफेम था, धन का बेसनी था, तरह तरह के जो टैक्सेस थे, वो जनता से लिया करता था, तरह तरह के टैक्सेस वो जनता से लिया करता था, लेकिन शक्तिशाली था। कहा जाता है कि एक दफा चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कहीं जा रहे थे, जंगल में रात हो गई। अब जंगल में रात आप समझ ही रहे हैं, आश्रय की जरूरत थी। सर्च करने के बाद पता चला कि एक कुटिया में चिराग जल रही है, और ये लोग पहुंचे। जाने के बाद दरवाजा नॉक किया, जाने के बाद दरवाजा खटखटाया तो उसमें से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने कहा, क्या बात है, आप लोग कैसे इतनी रात को? इन दोनों ने अपना परिचय तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि हम मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए हैं, हमें रात भर आश्रय दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, आओ, आश्रय भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, लेकिन मेरे छोटे छोटे
नाती हैं, ये भोजन कर लेंगे, उसके बाद तुम लोगों को मैं भोजन दूंगी। दोनों बैठ गए। छोटे छोटे बच्चे थे बूढ़ी औरत के पास। बूढ़ी औरत उनको खाना खिला रही थी, रोटियां सेक रही थी। उसमें से एक बच्चा था जो गर्म रोटी को बीच से तोड़ता था और उसका हाथ जल जाता था और चीखने लगता था। एक बार देखा, दो बार देखा, बूढ़ी औरत पहुंची और उन्होंने उस बच्चे को एक तमाचा लगाया और तमाचा लगाते हुए और तब तमाचा लगा के बोली कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य हो क्या? तुमको पता नहीं है कि सेंटर पर कितनी हीट होती है? तुम चंद्रगुप्त मौर्य हो जो नंद वंश को जो है उसके सेंटर से उखाड़ देना चाहते हो। जब ये बात बूढ़ी औरत ने बोली तो बगल में चाणक्य बैठे थे, चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। चाणक्य ने मौर्य की तरफ इशारा करके चाणक्य ने मौर्य की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। मौर्य भी समझ गए, मसला साफ था। कहने का मतलब ये बच्चों की वही चीज़ थी। नेपोलियन बोनापार्ट इतना समझदार था कि वो समझ गया था कि इंग्लैंड को हराने के लिए ज़रूरी है उसके उपनिवेशों का समापन। और उसके उपनिवेश बहुत ज़्यादा थे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो मिस्र हो, या जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में उपनिवेश थे इंग्लैंड के। तो यही कारण था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इरादा किया कि वो एक एक करके इंग्लैंड के उपनिवेशों पर विजय हासिल करेगा। उसके बाद वो इंग्लैंड को पराजित कर देगा। तो एक चीज देखा बच्चों आपने कि नेपोलियन बोनापार्ट सिर्फ और सिर्फ एक सेनापति ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन विचारक भी था, एक शानदार स्ट्रैटेजी मेकर था। वो कोई भी काम उसने जल्दबाजी में नहीं की, हाँ उसने कुछ भूलें भी की। एक शानदार स्ट्रैटेजी मेकर। और वास्तव में जरा सोचिए, अगर वो सफल हो जाता तो इंग्लैंड का क्या होता। चलिए आइए यहां पर दो लाइनें हम लोग नोट करते हैं। इंग्लैंड को पराजित करने के लिए नेपोलियन ने योजना बनाई। वो जानता था कि जब तक इंग्लैंड के उपनिवेश समाप्त नहीं होंगे, उसकी शक्ति कम नहीं होगी। अतः उसने इंग्लैंड के उपनिवेशों को विजय करने की योजना बनाई, विजय करने की योजना बनाई। समझ में आ गया बच्चों। और मिस्र पर जो आक्रमण था
वो इन्हीं अभियानों में से एक माना जाता है। समझ में आ रहा है? किसी तरह की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोगों को नोट कर पा रहे हैं? आप लोग लिख पा रहे हैं? जल्दी जल्दी इसको लिखिए, इसको नोट करें बच्चों जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। लिख लिया आप लोगों ने? अब चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। यानी मिस्र पर जो अटैक की योजना थी, ये इसी अभियान का एक हिस्सा थी। आप समझ गए ना कि नेपोलियन बोनापार्ट जितना अपनी तलवार से धनी था उतना ही विचारों से धनी था। उसको पता था, समझ में आ गया कि जब तक के इंग्लैंड के उपनिवेश बने रहेंगे उसको पराजित करना आसान नहीं है। तो चलिए आगे लिख देंगे कि इस प्रकार मिस्र पर आक्रमण इसी अभियान का एक हिस्सा था। एक हिस्सा था, एक भाग था। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसको मिटा दिया जाए। और बच्चों एक ज़रूरी ऐलान है कि 28, 29, 30 एक ज़रूरी ऐलान है कि 29, 30 और 31 ये 3 दिन जो है स्पेशल क्लासेस होंगी अनअकैडमी के ऐप पर, जो बिल्कुल फ्री होंगी और आप सभी का उस क्लासेस में स्वागत है। इसको ध्यान देना है। 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर ये यहाँ पर स्पेशल क्लासेस होंगी। ठीक है? अनअकैडमी के ऐप पर होंगी बच्चों। आपको आना है, सभी बच्चों को आना है। और ये जो क्लासेस होंगी बच्चों बिल्कुल फ्री होंगी, इसका कुछ भी कॉस्ट नहीं है। तो प्लीज़ रेडी हो जाइए। और विश्व के इतिहास पर ही ये क्लासेस होंगी और ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हम और आप आमने सामने होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग, देखा जाए कि क्या हुआ आखिर मिस्र पर ये जो अभियान था वो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो दरअसल नेपोलियन बोनापार्ट इतना ज्यादा प्रभावशाली हो गया था कि फ्रांस की जो सरकार थी वो भी उसे अवॉइड नहीं कर सकती थी। उसने फ्रांस की जो सरकार थी
उसे अपने पक्ष में मिला लिया। कारण ये कि इतना ज़्यादा पैसा उसने इकट्ठा किया था ना अपने इटली के अभियानों से कि कोई कोई ना नहीं कर पाया। और फ्रांस भी चाहता था कि नेपोलियन, फ्रांस के जो संचालक गण थे वो भी चाहते थे कि नेपोलियन फ्रांस से दूर ही रहे, क्योंकि अगर रहेगा तो कोई खतरा, कोई ना कोई खतरा पैदा होगा। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह से फ्रांस के संचालकों की इजाजत लेकर जो है नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र के लिए रवाना हो गया। कहा जाता है कि अपने उपनिवेश की रक्षा के लिए इंग्लैंड ने वहां पर कुछ इंतजाम किया था, लेकिन वो काम नहीं आया। 19 मई सन 1798 को नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र के लिए रवाना हो गया। तो चलिए, जब ये रवाना हो गया तो हम भी यहां पर लिख लेते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस के संचालक मंडल को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, अपनी ओर मिला लिया तथा डेट भी लिख लेंगे बच्चों हम लोग, तथा 19 मई सन 1798 को वो मिस्र के लिए रवाना हो गया। वो मिस्र के लिए रवाना हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इस लाइन को। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ विद्वानों का कहना है कि उसका मिस्र पर ये जो अभियान था, ये सैनिक आक्रमण से कहीं ज्यादा मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी लेने का एक अभियान भी था। कहा जाता है कि जब वो मिस्र की तरफ चलता है तो उसके साथ तमाम तरह के विद्वान, इंजीनियर, पुरातत्ववेत्ता, हर विषय के विद्वान मौजूद थे। यहां तक कि कहा जाता है कि एक पुस्तकालय भी उसके साथ, युद्ध के साथ एक पुस्तकालय भी सेना के साथ गया हुआ था। इसी से अंदाजा लगाइए साहब कि अगर कोई व्यक्ति जो है तलवार का धनी है और साथ में वो विद्वान भी है, समझदार भी है, विचारक भी है, तो मामला कितना ज्यादा संगीन हो जाता है। कई कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से नेपोलियन बोनापार्ट भी वो सिकंदर से बड़ा प्रेरित था। वो चाहता था कि वो चाहता था कि पूर्व की तरफ अभियान किया जाए, यानी मिस्र के बाद भारत पर भी उसके आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है। और अंग्रेज बहुत परेशान थे इस वक्त। कहीं ना कहीं से वो सिकंदर से बहुत ज्यादा प्रेरित था। तो यहां पर एक बात जो सबसे ज्यादा हैरानी पैदा करती है कि मिस्र के इस अभियान में उसका डेडिकेशन सिर्फ आर्मी ही नहीं था। उसका डेडिकेशन था कि मिस्र की डिस्कवरी, मिस्र में पिरामिड्स के बारे में जानना, मिस्र की प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके लिए पूरे विद्वानों की टोली लेके वो गया था। साथ में एक पुस्तकालय भी उसके गया था। उसके विद्वानों में सब थे, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम विषयों के ज्ञाता, पुरातत्ववेत्ता, सारे लोग।
तो हम यहां पर लिखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के मिस्र अभियान पर यदि गहराई से ध्यान दिया जाए गहराई से ध्यान दिया जाए तो यह अभियान कहीं ना कहीं सिकंदर से प्रेरित था। सिकंदर के आक्रमणों से प्रेरित था। कहीं ना कहीं सिकंदर के आक्रमणों से प्रेरित था। ठीक है, उसके इस अभियान में मिस्र के सांस्कृतिक ज्ञान की खोज भी झलकती है। जैसे कि उसके साथ, ऊपर मिटा रहा हूं बेटा, ऊपर वाली लाइन में इरेज कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि उसके साथ विद्वानों, इंजीनियरों, पुरातत्ववेत्ताओं की पूरी टोली गई थी। जैसे कि उसके साथ विद्वानों, है ना, इंजीनियरों, पुरातत्ववेत्ताओं, की पूरी टोली गई थी। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त एक पुस्तकालय भी साथ गया था। एक पुस्तकालय भी साथ गया था। कमाल है। नेपोलियन बोनापार्ट जितना ज्यादा राज्य पिपासु था, उतना ही ज्यादा ये ज्ञान पिपासु भी दिखाई देता है ना। कहा जाता है, ठीक है बच्चों, इसको नोट करें, आप लोग लिखेंगे। बड़ा रोचक वाक्य है ये, बड़ी रोचक कहानी है। अब ये भी चीज है कि कहा जाता है कि भूमध्य सागर में, जहां से ये
जहां से फ्रांसीसी सैनिक बेड़े गुजरने वाले थे, वहां पर इंग्लैंड का एक बेड़ा पहले से मौजूद था, लेकिन तूफान ने उस बेड़े को तबाह कर दिया था, है ना। कहा जाता है कि भूमध्य महासागर में फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। हालांकि वहां पर इंग्लैंड का सबसे शक्तिशाली जो नौसेना नायक था नेल्सन, वो भी मौजूद था, लेकिन इत्तेफाक से उसे वहां से हटना पड़ा, क्योंकि भूमध्य महासागर में फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया था। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे महान सेना नायक, दुनिया के सबसे महान स्थल सेना नायक और दुनिया के सबसे महान जल सेना नायक नेल्सन के बीच जो टकराव था वो होते होते रह गया। इस लाइन को नोट करेंगे बच्चों। हो गया, ये चीज कंप्लीट हो गई। कहा जाता है कि तकरीबन 3 सप्ताह का सफर रेत में तय करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट काहिरा पहुंचा, जिसको पिरामिडों का शहर कहा जाता है। बड़ा रोचक कहानी है ये, इसको मिटा देते हैं। मैं कह रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट आसानी के साथ बिना किसी नुकसान के मिस्र में एंट्री कर गया, और उसके बाद 3 सप्ताह तक लगातार वो मिस्र की रेत में सफर करता रहा, और फिर पिरामिडों की बस्ती काहिरा पहुंच गया, जो इजिप्ट की राजधानी भी है बच्चों। इस तरह से वो काहिरा पहुंचा। बड़ी तकलीफें झेलने के बाद वो काहिरा पहुंचा, और एक बहुत ही छोटे से युद्ध में उसने मिस्र की सेना को पराजित कर दिया, जिसको पिरामिड्स का युद्ध कहा जाता है। इतिहास में इस युद्ध को पिरामिडों का युद्ध कहा जाता है। 21 जुलाई सन 1798। तो हम लिखेंगे कि 3 सप्ताह की कठोर यात्रा के बाद नेपोलियन मिस्र पहुंचा। ठीक है, और वहां मिस्र नहीं बेटा, काहिरा, यहां पे नोट करेंगे, काहिरा पहुंचा। यहां पे लिख देंगे काहिरा, जिसे पिरामिडों का शहर भी कहा जाता है। है ना। और पिरामिडों के युद्ध में, यानी इसका नाम ही दे दिया गया पिरामिड का युद्ध, चूंकि जगह वही थी बच्चों, यहीं पे ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो पिरामिड का युद्ध में उसने, पिरामिड के युद्ध में, और जो ड्यूरेशन है बच्चों, डेट जो है ये आप 21 जुलाई सन 1798, 21 जुलाई सन 1798 में उसने पिरामिड का युद्ध में उसने मिस्र की सेना को पराजित कर दिया। यानी एक तरीके से जो मिस्र था वो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी उसको नहीं हुई। ठीक है, कहा जाता है कि जहां पर फ्रांस के बेड़े खड़े थे, भाई समंदर में जहाजों को खड़ा करके ही तो ये लोग जमीन पे आए थे, वहां पर नेल्सन पहुंच गया। अबू बकर की खाड़ी या कुछ, जी हां, अबू बकर की खाड़ी में नेल्सन, जी हां, जहां समंदर में बेड़े खड़े थे वहां नेल्सन आ गया। उसने इनके सारे बेड़ों को नष्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है
कि नेल्सन जो इंग्लैंड का महान सेनापति था, भाई स्थल पर तो इससे लड़ाई लेना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्थल का ये एक तरह से अपने जमाने का बेताज बादशाह था नेपोलियन बोनापार्ट। तो भाई जल में जो बेड़े खड़े थे इनके, वो नेल्सन ने उनको तबाह कर दिया। अब ये था भाई कि जिस बेड़े से वो वापस लौट सकते थे या आगे पीछे हो सकते थे, वो जल सेनापति नेल्सन के द्वारा क्या कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, और नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। तो हम लोग लिखेंगे कि जल सेनापति नेल्सन ने फ्रांसीसी बेड़ों को तबाह कर दिया। ठीक, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ी समस्या में, एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया। आपको तो पता ही है कि पूरा पूरा मिस्र जो है वो रेत है ना, वहां पे पूरा रेगिस्तान है ना, और इनके बेड़े जो है जल सेनापति नेल्सन के द्वारा नष्ट कर दिए गए। पूरी सेना के साथ नेपोलियन वहां फंस गया। लेकिन देखिए, आपने पढ़ा होगा, किसी ने लिखा है कि एक वीर पुरुष की जो पहचान होती है ना, वो मुसीबत के समय में ही होती है। यहां पर कोई नॉर्मल आदमी होता तो घबरा जाता कि रेगिस्तान में फंस गया नेपोलियन बोनापार्ट, ना खाना ना पानी, कुछ भी तो नहीं था यार। और उस जमाने में जो अभियान होते थे वो कई कई महीने, कई कई साल लग जाते थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों से कहा कि एक बहादुर इंसान की जो परीक्षा होती है वो ऐसे ही समय में होती है, इसलिए आप घबराए नहीं। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों को वहां पर कृषि के कार्य में लगा दिया। देखिए कितनी समझदारी वाला काम उसने किया। भाई दूसरा कोई होता तो घबरा जाता कि भाई भागो। रेगिस्तान ऐसी जगह है जहां पर आप समझ रहे हैं ना, उस रेगिस्तान में उसने अपने सैनिकों से कहा कि घबराओ मत, यहां पर हमारी परीक्षा है और हमें धैर्य से काम लेना है। और उसने सैनिकों से कहा कि भाई यहां आप अंगूर की खेती करें। कहा जाता है कि अंगूर की जो खेती है उसने शुरू करवाई वहां के रेगिस्तान में। इसके अलावा उसने छोटे छोटे कारखाने लगवाए मिस्र में। जरा देखिए कितना गजब का यूटिलाइजेशन कर रहा है वो, कि एक सेनापति, ये कार्य बड़ा मुश्किल है बच्चों की, सेनापति का काम अलग होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना से अंगूर की खेती करवाई। विभिन्न प्रकार के जो कृषि उत्पाद थे वो वहां पर शुरू हो गए, एग्रीकल्चर शुरू करवाया उन्होंने। और इसके अलावा छोटे छोटे कल कारखाने बनवाए गए, अपनी सेना के द्वारा वो बनवा रहे। इसके अलावा जो विद्वान थे उनको पिरामिड्स की जानकारी के लिए लगा दिया। कहा जाता है कि पहली बार दुनिया के सामने प्राचीन मिस्र की सभ्यता और संस्कृति को लाने का श्रेय जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। पिरामिड्स के बारे में पहली बार जो जानकारी है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कलेक्ट की, या दुनिया के सामने पिरामिड्स आ गए। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेपोलियन बोनापार्ट का इस मामले में। कई चीजें पाई गई भाई उस जमाने में, कई चीजें निकाली गई, कई चीजें पाई गई। तमाम पुरातत्ववेत्ताओं को वो लेके गया था, उसने इन सारे कार्यों में उन्हें लगा दिया था। आप अंदाजा लगाइए, मिस्र की प्राचीन लिपि का पता चला, मिस्र की प्राचीन लिपि का पता चला, और है ना,
तो कहने का मतलब ये है कि एक इतनी बेहतरीन चीज़ है कि इंसान जब मुसीबत में फंस जाता है तो घबरा जाता है कि क्या करे, लेकिन बच्चों बस ईश्वर पर यकीन और साथ में मेहनत, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के पास हो तो इंसान कड़ी से कड़ी परेशानी से भी बाहर निकल सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये चीज़ हम देखते हैं कि गज़ब का उसके अंदर टैलेंट था। तो चलिए आइए थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में नोट कर लें, लिख लें बच्चों। लिखेंगे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए बच्चों, यहां पर हम लिखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट में कमाल का धैर्य और सृजनात्मक शक्ति थी। मिस्र में बुरी तरह फंसने के बाद भी वो नहीं घबराया, बल्कि उसने उसने अपने सैनिकों का भी उत्साहवर्धन किया। ठीक, जाहिर सी बात है कि इंसान जब खाली बैठता है बच्चों, जब आदमी खाली बैठता है ना तो क्या करता है, तमाम तरह के सोच आने लगते हैं, क्या होगा कैसे होगा। देखिए कितना कमाल का, कितना जीनियस था नेपोलियन बोनापार्ट कि उसने अपने सैनिकों को खाली नहीं बैठने दिया, बल्कि वो सैनिकों से कहता है कि यार क्या करना है, मनमोहन मन भावन तरु मुझको आज बुलाते हैं, पर ये जो वादे मेरे मुझको याद आ जाते हैं, अभी कहाँ विश्राम, ये निमंत्रण मुख चलना है, अभी तो मिलो मुझको चलना है। यकीन मानिए बच्चों, ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं से आपको भी इंस्पायर कर देती है। इंसान जब मुसीबत में आता है, परेशानी में आता है तो घबरा जाता है, लेकिन जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, जो इतिहास के पन्नों में, जिनका काम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं बच्चों, उनके काम का स्टाइल बड़ा अलग होता है। वो अभाव को प्रभाव में बदल देते हैं। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों को काम दिया,
उसने मिस्र में अपने सैनिकों से खेती करवाई। मिस्र में अपने सैनिकों से खेती करवाई तथा छोटे छोटे कल कारखाने वहां लगवाए। ठीक, विद्वानों को मिस्र की प्राचीन संस्कृति की खोज में लगा दिया। विद्वानों को मिस्र की प्राचीन संस्कृति की खोज में लगा दिया और स्वयं स्वेज नहर के प्राचीन अवशेषों को खोजने निकल पड़ा। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं से ये जो उसका अभियान था, ये एक तरह से सांस्कृतिक ज्ञान को जानकारी एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो अभियान था सांस्कृतिक ज्ञान को जानने की कोशिश थी और कहीं ना कहीं से सिकंदर की याद दिला देता है कि सिकंदर भी इसी तरह से वो बहुत सारी चीजों की जानकारी लेना चाहता था। उसने सेनापति नियार्कस को जनमार्ग से भेजा। कहीं ना कहीं से बच्चों ये चीजें एक बार सिकंदर महान की याद दिला देती हैं। कहा जाता है कि मतलब मिस्र की सभ्यता को विश्व के सामने लाने का श्रेय इसी को जाता है। तो हम यहां पर बच्चों नोट करेंगे, फिर यहां पर लिख लेंगे कि मिस्र की सभ्यता को विश्व के सामने लाने का श्रेय इसी को जाता है। मिस्र की लिपि को विश्व के सामने लाने का श्रेय इसी को जाता है। हम लोग नोट कर लेंगे बच्चों, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा लेंगे और कुछ और चीज़ें नोट करेंगे कि इस प्रकार पहली बार पिरामिड्स और प्राचीन मिस्र की संस्कृति को विश्व के सामने लाने का श्रेय इसी को जाता है। मिस्र की प्राचीन लिपि को विश्व के सामने लाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है ना। एक चीज देखते हैं, बड़ी पिपासा देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट में। किताबों का बड़ा शौकीन था, जहां भी जाता था वहां से कलाकृतियां जो है वो इकट्ठा करता था, प्राचीन पांडुलिपियां एकत्रित करता था और कहीं ना कहीं से अपने देश के लोगों को चाहता था कि उनके अंदर जो है वो इच्छा बलवती हो, उनके अंदर वही महानता बलवती हो। वाकई में नेपोलियन बोनापार्ट जैसे लोग दुनिया में बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। किसी ने लिखा है कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, पर उनका क्या करें जो सांचे बदल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाह रहा था
लिखेंगे हम लोग विश्व में पहली बार पिरामिड्स और प्राचीन मिस्र की संस्कृति को लाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। करेक्ट। यहां तक कि मिस्र की जो लिपि थी उसको भी विश्व के सामने लाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता। बहुत सारे रिसर्चेस जो है उसने करवा डाले उतने ही समय में, और यकीन मानिए उसने अपने सैनिकों को, उसने अपने विद्वानों को, उसने अपने साथ गए हुए लोगों को निराश नहीं होने दिया। और आखिरकार देखिए साहब, यही चीज़ है कि धैर्य जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी ने लिखा है कि दीदार की ख्वाहिश हो तो नज़रें जमाए रख, चिलमन हो या पर्दा हो सरकता ज़रूर है। धैर्य बड़ी चीज़ होती है बच्चों। यहाँ पर उसने वो सारा काम किया। कहा जाता है कि तुर्की से भी उसके युद्ध हुए थे यहाँ पर, है ना। तुर्की कहा जाता है कि तुर्की से भी उसके युद्ध हुए थे यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ था कि अभी वो मिस्र में कुछ और करता, लेकिन इससे पहले ही खबर मिली, इससे पहले ही न्यूज़ मिली कि फ्रांस के हालात ख़राब होने लगे। फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसके इंटरनल कंडीशन ख़राब होने लगे। उसको न्यूज़ मिली इस बात की कि वहाँ पर कोई विरोधी दल खड़ा हो गया है, और नेपोलियन बोनापार्ट को इंग्लैंड के साथ समझौता करके वापस जाना पड़ा। कहा जाता है कि 1801 में जो है, लिखेंगे कि फ्रांस के अंदरूनी हालात खराब होने के कारण है ना, नेपोलियन को मिस्र से वापस आना पड़ा। ठीक है ना। आगे लिखेंगे कि 1801 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। अठारह सौ एक ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। ठीक है ना। तथा फ्रांस की सेना ने मिस्र को छोड़ दिया। फ्रांस की सेना ने मिस्र को छोड़ दिया। समझ में आ रहा है बच्चों।
तो यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इंग्लैंड और जाए मैंने शुरू में ही कहा था कि इंग्लैंड और फ्रांस में अगर कुछ चीज़ें समान थी तो कुछ चीज़ें असमान भी थी। दोनों ही यूरोप के एक महाशक्ति बने, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन फ्रांस से काफ़ी बढ़िया थी। इंग्लैंड के पास बहुत से उपनिवेश थे जहां से लगातार उसे पैसा मिलता रहता था। फ्रांस के पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लैंड में एक स्थायी सरकार थी जो लगातार इंग्लैंड को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, जबकि फ्रांस की जो सरकार थी वो अस्थिर थी, वो मजबूत बुनियाद पर आधारित नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था नेपोलियन के रास्ते में बाधा आने का, है ना। ये बहुत बड़ा रीज़न था नेपोलियन के रास्ते में बाधा आने का। तो बच्चों, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आपने क्या सीखा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बताएं, ठीक है ना। और यहाँ पर सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि बच्चों, हम लोगों की जो क्लास है वो अनअकैडमी के ऐप पर आयोजित होने वाली है। ध्यान देना ये है कि 29 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर, है ना, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये तीनों दिन स्पेशल क्लास होंगी। और आप घबराएं नहीं, विश्व इतिहास ही जारी रहेगा और एक से बढ़ के एक रोचक क्लासेस में, एक से बढ़ के एक रोचक क्लासेस में आपके लिए लेके आऊँगा, हमारी कोशिश होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड्स में ये स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए। यहाँ पर मेरा नाम सर्च करिए, MOHDNADIM, ठीक है ना। और आगे बच्चों लिख देना स्पेशल क्लासेस। उसके बाद जो है आप सीधे क्लास से जुड़ जाइए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहेगा बच्चों स्पेशल क्लासेस में। और विश्व इतिहास की ये क्लास जो YouTube पर हम लोग ले रहे हैं ये जारी रहेगी, घबराइएगा मत। कोशिश रहेगी बच्चों कि इसको हम लोग पूरा कर दें। तो एक चीज़ और कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने जा रहे हो तो एडमिशन लेने के लिए यूज़ करो रेफरल कोड MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, क्लास को शेयर ज़रूर करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिस आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिस आपको मिल सके। आप सब क्लास में आए, आप सब ने क्लास किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।